ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे लेग्स डे के बारे में। यस, लेग्स डे बेस्ट डे। सो लेग्स के लिए जो मेरा वर्कआउट रहता है वो ना स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के साथ स्टार्ट होता है। अब स्मिथ मशीन के साथ स्क्वाट्स इसीलिए रहता है क्योंकि ना जब हम बारबेल के साथ स्क्वाट्स लगाते हैं तो ना मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छे से लगा नहीं पाता हूँ। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब कि ना जितना वेट आपने लास्ट टाइम उठाया था किसी भी एक्सरसाइज में, है ना, तो आप इस बार क्या करते हो, नेक्स्ट टाइम क्या करते हो कि या तो आप एक रैप ज़्यादा लगाते हो, है ना, या फिर आप थोड़ा वेट ज़्यादा उठाते हो उस एक्सरसाइज में। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड और ये मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। तो जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना मैं बारबेल के साथ जब स्क्वाट्स लगाता हूँ वो इतना अच्छे से है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। तो इसीलिए स्मिथ मशीन के साथ जो मैं स्क्वाट्स लगाता हूँ वो एक रीज़न है ना, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। प्लस मैं स्मिथ मशीन के साथ अपने स्क्वाट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूँ। इट मीन्स बेटर सेट मतलब कि ज़्यादा अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छा माइंड टू मसल कनेक्शन। ओके, सो स्मिथ मशीन स्क्वाट्स लगाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये है कि देखिए, अब स्मिथ मशीन के साथ जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती वो है कि लोअर बैक पर आपको ज़्यादा फील हो सकता है ना स्क्वाट्स। तो अब देखिए क्या होता है ना कि हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि अपने जो पैर होते हैं वो ना आप बहुत ज़्यादा आगे रख लेते हो, है ना। ये नहीं करना है। अगर आप अपने पैरों को ना स्मिथ मशीन के जो रॉड है उससे बहुत ज़्यादा आगे रखोगे ना तो जो आपका जो ध्यान है, जो फोकस है ना, वो क्वाड से हटकर आपके ग्लूट्स पे जाएगा, है ना। अगर आप ग्लूट्स ट्रेन करना चाहते हैं तो आप पैर ना बेशक आप आगे रखिए, पर अगर आप क्वाड्स को हिट करना चाहते हैं, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आगे पैर नहीं रखना है और ना एकदम जो रॉड है उससे एकदम अलाइंड भी पैर नहीं रखना है ना। थोड़ा सा आगे पैर रखिए, है ना। और जो बारबेल रहती है वो हमेशा आप अपर ट्रैप्स पर रखिए, ज़्यादा पीछे भी नहीं रखना है, एकदम अपर ट्रैप्स पर रखना है ना। ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो आपका वर्किंग सेट है उसमें उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके लिए जो रेंज ऑफ मोशन है ना वो किस स्टांस में आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। आपको नैरो स्टांस में ज़्यादा अच्छा रेंज ऑफ मोशन मिल रहा है, आप लगा कर देखिए, आप नैरो स्टांस रख के देखिए और आप देखिए कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है आप लगा कर देखिए कि आप कितना नीचे तक जा पा रहे हैं, कितना डीप जा पा रहे हैं आप स्क्वाट्स लगाते वक्त, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत डीप जा पा रहे हैं तो आपके लिए नैरो स्टांस बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि नैरो स्टांस से बात नहीं बन रही है तो आप वाइड स्टांस रख के देखिए और देखिए आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कितना जा रहा है। पूरा डीप जा रहा है क्या, आपको कंफर्टेबल लग रहा है क्या? अगर आप पूरा डीप जा रहे हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप वाइड स्टांस के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वाइड भी नहीं रखना है, आप समझ गए। नैरो मतलब जो न्यूट्रल रहता है ना स्टांस वो, और वाइड मतलब थोड़ा सा पैर आपको थोड़ा वाइड रखना है। और आप देखिए फ्री वेट के साथ रेंज ऑफ मोशन देखिए कि आपको कितना रेंज ऑफ मोशन मिल रहा है और कितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है। ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आप एक बार अच्छे से फ्री वेट लगा के आप चेक करिए, उसके बाद अपने वॉकिंग सेट पे जाइए, है ना। जितना ज़्यादा स्लो रैप परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और ट्राई करिए कि 8 से 12 रैप के बीच में आप फेलियर हिट करें। और मैं जो वॉकिंग सेट लगाता हूँ वो 2 पहले वार्म अप सेट लगाता हूँ, उसके बाद 3 वर्किंग सेट लगाता हूँ मैं स्क्वाट्स के साथ। तो ये रहा मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के साथ। ओके, सो अभी बात करते हैं लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल के बारे में। ये मेरी सेकंड एक्सरसाइज रहती है और स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के बाद मैं हैमस्ट्रिंग कर्ल इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि ना अब स्मिथ मशीन ना एक कंपाउंड लिफ्ट है पर बहुत सारी मसल्स एंगेज होती हैं, पर जो मेन मसल होती है वो होती है क्वाड्स, राइट। तो क्वाड्स को थोड़ा रेस्ट देने के लिए, है ना, ताकि वो फिर से रिकवर हो जाए और मैं फिर से उतनी ही इंटेंसिटी से उनको ट्रेन कर सकूं, तो थोड़ा रेस्ट देता हूँ। लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल पर आता हूँ। अब लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल लगाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। हो सकता है कि ये चीज़ आपने शायद इससे पहले ना सुनी हो, है ना, शायद। तो क्या होता है ना कि जब आप बेंच पर लेटते हो, है ना, हो सकता है कि आप जो नीज़ हैं वो आपके बेंच के ऊपर ही रख रहे हो, है ना। तो उससे होता है क्या ना कि एक
ऑकवर्ड रेंज ऑफ मोशन मिलता है आपको, है ना, और जो फोकस रहता है वो उतना अच्छा नहीं जाता है हैमस्ट्रिंग पर। तो जो मशीन का हैमस्ट्रिंग, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल मशीन का जो पिवट पॉइंट रहता है, पिवट पॉइंट मतलब जो एक गोल जो बना रहता है ना पिवट पॉइंट, आपको उससे एकदम सीधा आपकी अपनी नीज को रख के रखना है, उस पिवट पॉइंट से मिलाकर पूरा अलाइन रखना है अपनी नीज को। आप वहाँ रखिए, है ना, मतलब कि वो बेंच से थोड़ा नीचे आपकी जो ये बेंच है तो ये थोड़ा नीचे ना यहाँ पर नीज रहेगी और पिवट पॉइंट भी मशीन का यहीं रहेगा, इससे अलाइंड रहेंगे आपकी नीज। तो इससे होगा क्या है ना कि जो ऑकवर्ड रेंज ऑफ मोशन आपको मिल रहा था वो हट जाएगा, आपका रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाएगा, है ना, और प्लस आपका जो फोकस है वो हैमस्ट्रिंग पर बहुत अच्छा आएगा। अब आपको इसके बाद क्या बातों का ध्यान रखना है, वो ये है कि भाई जो आपकी एसेंट्रिक मूवमेंट रहेगी ना वो बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी भाई इस एक्सरसाइज में, है ना। वो क्यों? क्योंकि आपको जो रेंज ऑफ मोशन तो थोड़ा बढ़ गया है ना, तो उसके वजह से जितना आपका पैर जितने नीचे जाएंगे, जितने दूर जाएंगे एसेंट्रिक मूवमेंट में, तो आपको स्ट्रेच जो मिलेगा ना, जो स्लो रैप लगाते वक्त जो स्ट्रेच मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, आपको बर्न होगा पूरा मसल, है ना। उसके बाद आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट को आप फास्ट कर सकते हैं, होल्ड करिए और फिर उसके बाद एसेंट्रिक मूवमेंट एकदम स्लो। आप ये सब चीज़ों का ध्यान रख के एक बार लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल लगा कर देखिए और आपको बिल्कुल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा माइंड टू मसल कनेक्शन मिलेगा। और यस, सो ये मेरी सेकंड एक्सरसाइज रहती है। और जो थर्ड एक्सरसाइज रहती है इसके बाद वो रहती है इसके बाद हाँ लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल के बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट नाम भूल गया यार मशीन का। ओके, सो जो थर्ड एक्सरसाइज रहती है वो रहती है लेग एक्सटेंशन। सो लेग एक्सटेंशन लगाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ऑफ कोर्स। सो क्या होता है कि सेम चीज़ एक यहाँ पर आपको फॉलो करना है ना, कि जब आप मशीन पर बैठोगे तो लेग एक्सटेंशन पर भी ना पिवट पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो जो गोल सा रहता है उस पर आपको ना वैसे ही आपको अपने नीज को एकदम अलाइन रखना है, उस पिवट पॉइंट से आपको मशीन को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो आपके नीज हैं वो उस पिवट पॉइंट से, मशीन के पिवट पॉइंट से एकदम अलाइंड रहें, ठीक है। ये हो गया पहली बात। इसके बाद आपको क्या करना है कि या तो आप जैसे ये मशीन पर ऐसे बैठे रहते हो, या तो आप नॉर्मल बैठ सकते हो, या तो आप इस सीट को ना जो मशीन की सीट रहती है वो उसको आप पूरा पीछे कर सकते हो, है ना, ऑलमोस्ट, है ना, पीछे हो गए आप, लेट गए ऑलमोस्ट, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि जब आप ऐसे पूरे पीछे होकर लगाते हो, है ना, रैप्स को, तो ना वो जो एसेंट्रिक मूवमेंट रहती है उसमें ना आपको स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, थोड़ा ज़्यादा, है ना। वो जो बर्निंग सेंसेशन है वो थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है ना। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है बस, है ना। मैंने लगा कर देखा है और एक रीसेंट स्टडी भी आई थी जहाँ पर आप उस लेग एक्सटेंशन मशीन पर एक तो नॉर्मल तरीके से बैठकर आपने लगाया, है ना, और एकदम पूरा जैसे मैं पीछे बता रहा हूँ पूरा पीछे बैठकर आप लगा रहे हो, थोड़ा स्ट्रेच ज़्यादा मिलता है, पर जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट रहता है ना, जो ओवरऑल मसल ग्रोथ रहती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे ज़्यादा बेटर स्ट्रेच मिल रहा है, कैसे ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, या तो आप नॉर्मल बैठ सकते हो या फिर पूरा एकदम पीछे होके लगा सकते हो। ये रही दूसरी बात। अब आप फिर से वही बात कि आपको जो जब आप सेंट्रिक मूवमेंट रहेगी एकदम भाई ऊपर लेकर आए, है ना, ऊपर लेकर आए, एकदम होल्ड करना है, अगर हो सके तो होल्ड करो, है ना, 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, है ना, और फिर एकदम स्लो लेकर जाइए, पूरा रेंज ऑफ मोशन बढ़ाइए, पूरा नीचे तक लेके जाइए और फिर से पूरा ऊपर लेकर आइए और होल्ड करिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है 2.5 साल का ना, वो यही कहता है कि जब तक आप लेग एक्सटेंशन पर वो 1 या 2 सेकंड का होल्ड नहीं ले रहे हो, है ना, तब तक आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, है ना, क्वाड्स पर। नंबर ऑफ वर्किंग सेट रहते हैं वो रहते हैं 4 और नंबर ऑफ वार्म अप सेट रहते हैं वो 2। अब इतने ज़्यादा वॉकिंग सेट लगाने का जो रीज़न है वो ये है कि मुझे ना लेग एक्सटेंशन एज एन एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है तो आपको उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको इतना परफॉर्म करिए कि आप ना उसमें मास्टर बन जाए, आपको फॉर्म एकदम परफेक्ट हो जाए, है ना। और जो भी आप गलतियाँ करते हो उस एक्सरसाइज को, तो आप जब कंटिन्यूस लगाते हो ना किसी एक्सरसाइज को, तो आपकी वो जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो ना धीरे धीरे ओवरकम होती जाती है
है ना। तो मुझे लेग एक्सटेंशन लगाना बहुत अच्छा लगता है, यू नो, तो इसीलिए मैं कम से कम 4 वर्किंग सेट लगाता हूँ। ओके, सो जो लास्ट एक्सरसाइज रहती है वो रहती है काफ्स के लिए। सो तो मेरे जिम में ना स्टैंडिंग काफ्स वाली मशीन है काफ्स के लिए, है ना। तो उसमें होता क्या है ना कि पहले जब मैं उसको काफ्स परफॉर्म करता था उस मशीन पर, तो मुझे ना काफ्स बिल्कुल भी फील नहीं होते थे, यू नो। कितना ही स्लो रैप परफॉर्म कर लूँ, कितना ही स्ट्रेच ले लूँ, यू नो, वो जो फील आता है मसल हिट करते हुए वो आता ही नहीं था। तो मैंने क्या स्टार्ट किया ना कि जब हम ऐसे सीधे खड़े होते हैं, है ना, मशीन पर, स्टैंडिंग काफ मशीन पर, तो जो नीज़ है ना, मैंने थोड़ा बेंड करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा आगे तरफ बेंड किया उसको, है ना, आगे हल्का सा बेंड किया। तो जब आप उसके बाद थोड़ा बेंड करने के बाद जब आप यू नो रैप्स परफॉर्म करते हो, तो वो पूरा जो फोकस है ना वो फिर पूरा यू नो आपके पूरे बॉडी पे हटकर यू नो आपके सिर्फ काफ्स पे आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप सीधे खड़े होके एकदम यू नो स्टैंडिंग काफ्स मशीन पर काफ्स हिट करके देखिए, और एक बार थोड़ा सा है ना अपने नीज़ को थोड़ा बेंड करिए आगे तरफ, है ना, और उसके बाद आप रैप्स परफॉर्म करके देखिए। वही ऊपर आके आपको हल्का सा होल्ड करना है, और नीचे सेंट्रिक जो मूवमेंट रहेगा वो आपको एकदम स्लो रखना है, नीचे एकदम यू नो आप पूरा स्ट्रेच लेना है ना, और उसके बाद फिर से वही ऊपर आए, होल्ड किया, नीचे गए, नीचे भी होल्ड ही करना है, यू नो, काफ्स इस मशीन पर, यू नो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको स्ट्रेच मिलेगा, जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे उतना अच्छा रहेगा आपकी काफ्स के ग्रोथ के लिए, है ना। तो ये जो मैंने आपको बात बताया है ना, नीज़ को थोड़ा बेंड करने का, उसके बाद रैप्स परफॉर्म करने का, तो वो जो आपको फील है, जो फोकस है, वो बहुत ज़्यादा पूरा काफ्स पर रहेगा। तो जो काफ्स की जो ग्रोथ है वो आपको यू नो बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगी। ओके, सो काफ्स हिट करने के बाद आज का लेग डे होता है ख़त्म। सो मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना कम वॉल्यूम क्यों, इतना कम एक्सरसाइज क्यों लेग्स के लिए, यू नो। तो देखिए, मैंने एक कंपाउंड लिफ्ट हिट करी, है ना, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, उसके बाद मैंने अपना हैमस्ट्रिंग हिट किया, उसके बाद मैंने अपना क्वाड्स फिर से हिट किया लेग एक्सटेंशन के साथ, और लास्ट में मैंने काफ्स ट्रेन करे, है ना। तो देखिए लो वॉल्यूम है ना, और बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स वर्कआउट नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज नहीं है। सेम मसल को अलग अलग एक्सरसाइज पर यू नो ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अपने लेग्स परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, सो आपको यू नो उनको रेस्ट देना है 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना आपको देना है ना। सेम वीक में फिर से लेग्स को ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको रिकवर होने के लिए उतना रेस्ट नहीं दोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको उतना अच्छे से ट्रेन नहीं कर सकते, और आपकी जो मसल ग्रोथ है वो भी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मसल जो ग्रोथ जब होती है वो रिकवरी के टाइम पर होती है। आज आपने लेग्स परफॉर्म किया, आपको 4 दिन 5 दिन, है ना, या 1 हफ्ता अगर आपको लेग्स को रेस्ट देना है आप दीजिए, और नेक्स्ट वीक आप फिर से पूरा एनर्जी के साथ आइए, पूरा रिकवर होके आइए, है ना, और फिर से उतने ही इंटेंसिटी के साथ लेग्स को परफॉर्म करिए, और फिर आप देखिए कि जो रिज़ल्ट है आपको वो कितना अच्छा मिल रहा है। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। 2 दिन का रेस्ट मत दीजिए, 3 दिन का भी मैं ना नहीं बोलूँगा, आप 4 दिन एटलीस्ट यू नो आपको रेस्ट देना ही है हर मसल को। ओके, तो ये रहा लेग्स वर्कआउट। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी डाउट है या यू नो कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी यू नो रीच आउट कर सकते हैं। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट शॉट। या